हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 13 फरवरी 2024। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। काफ़ी एनर्जेटिक के साथ इसको कवर करेंगे और बहुत सारे न्यूज़ है जो एक तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग यहाँ पे बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। विथ मैप्स सारी चीज़ों को कवर करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो स्टेट्स है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। तो ये जो न्यूज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है आपका एआईसीटी को लेकर के। और ये तेलंगाना का न्यूज़ है। तेलंगाना जो है वो डेवलप कर रहा है, हैदराबाद को एआईसीटी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी को लेकर के ये पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना सरकार एआई शहर को यहाँ पे स्थापित करने जा रहा है। और ये शहर बेसिकली 50 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में होने जा रहा है। ठीक है, ये कोशिश कर रहा है कि अपने जो कैपिटल है हैदराबाद है उसको एआई सिटी में कन्वर्ट करना। जैसे चंडीगढ़ को प्लान्ड सिटी कहा जाता है ना, वैसे यहाँ पे एआई सिटी को लेकर के यहाँ पे कन्वर्ट करने को लेकर के बात कही जा रही है। और एक तरह से कैपिटल बनाने की बात कही जा रही है। यहाँ का जो कैपिटल है तेलंगाना का वो हैदराबाद है। अब उसको एक एआई कैपिटल, एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस उस पोजीशन पे इस शहर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। एक डेडिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है कि उस शहर को पूरी तरह से कन्वर्ट कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, ताकि वहाँ पे बहुत सारे तरह से रिसर्च हो सके। साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में वहाँ पे हमेशा कुछ नया चीज़ एक्सपेरिमेंट्स हो सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पे पूरा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे कंट्री को यहाँ पे इनवाइट भी किया जा रहा है कि टॉप ग्लोबल और नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो यहाँ पे अपना एआई सेंटर स्थापित करें। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से, जैसे बैंगलोर आप देख सकते हैं, फिर कर्नाटका में आप देख सकते हैं, इसरो के पास आप देख सकते हैं, ये सारे आपके रिसर्च सेंटर है, ये सारे स्पेस सेंटर है। ठीक उसी तरह से तेलंगाना जो है, तेलंगाना अपने कैपिटल हैदराबाद को पूरी तरह से एआई सिटी को लेकर के कन्वर्ट करने का प्लान कर रहा है। जितने भी ग्लोबल कंपनीज हैं वो सभी कंपनीज को यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइट किया गया है, ताकि वो यहाँ पे आकर के एआई सेंटर को स्थापित कर सके। एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है। और एक तरह से यहाँ पे इंटरनेट को यहाँ बेसिक राइट्स के रूप में यहाँ पे पेश करने का पेश करेगा ये तेलंगाना सरकार। ठीक है, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सबसे महत्वपूर्ण आगामी पहलों में से एक इंटरनेट को बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करना होगा। तो इंटरनेट को यहाँ पे बेसिक राइट्स के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है। ठीक है, ये शहर जो होगा वो 50 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, एआई सेंटर्स होंगी। ये ध्यान में रखते चलेगा। ठीक है, क्लियर। तो तेलंगाना के हैदराबाद को पूरी तरह से 50 एकड़ से 100 एकड़ में इसको एआई सेंटर स्थापित करने का प्लान किया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी टॉप कंपनीज हैं उसको यहाँ पे इनवाइट किया गया कि यहाँ पे आकर के एक सेंटर को, एआई सेंटर को स्थापित करें। ठीक है, उसी को लेकर के तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो न्यूज़ है वो स्वास्थ्य सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो यहाँ पे इनाग्रेट किया गया है। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी में इसको बेसिकली इसका इनाग्रेशन हुआ है। और ये बेसिकली स्वास्थ्य जो है ये किस तरह से, ये किसको फोकस कर रहा है समझ सकते हो। स्वास्थ्य किससे रिलेटेड है? हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये एक तरह से क्या किया जा रहा है, एक तरह से प्रोग्रेस करने की बात कही जा रही है हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज में, कि किस तरह से और डेवलप किया जा सके स्वास्थ्य सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को। अपकमिंग टाइम्स में आईआईटी गुवाहाटी में ये फोकस किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के ये परियोजना आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्वस्थ परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है आईआईटी गुवाहाटी में। किसके द्वारा? MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। उनके जो सचिव है एस कृष्णन के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है स्वस्थ प्रोजेक्ट का। और स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 क्लीन रूम फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। एक सेंटर के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे वर्क किया जाएगा। ये पूरी तरह से फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पूरी तरह से एक स्वस्थ स्वास्थ्य सेक्टर में एक क्रांतिकारी लाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ताकि एक
बड़े लेवल पे यहाँ पे रिसर्च किया जा सके, स्वास्थ्य लेवल के रूप में यहाँ पे उपकरणों का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा सके, डिवाइसेस का यहाँ पे एडवांस लेवल पे नैनो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया जा सके और हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में एक क्रांति लाने को लेकर के ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से। यहाँ पे आपके रिसर्च होंगे, इनोवेशंस होंगे, फिर प्रशिक्षण होगा, यहाँ पे तकनीकी प्रगति यहाँ पे होगी, ये सभी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, पर केंद्रित किया जा रहा है और इसी सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट यहाँ पे है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी में जो MEITY के सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी स्वास्थ्य प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कार्गो वेसल है। इस कार्गो वेसल को यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई है और ये कार्गो वेसल जो है वो माया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से इसको हरी झंडी दिखा करके इसको बेसिकली कहाँ के लिए रवाना किया गया है? ये रवाना किया गया है बांग्लादेश के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे है इंडिया के माया पोर्ट से आपका बांग्लादेश। तो उसके लिए यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई है, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। एक आप देख सकते हैं, एक स्टेप लिया गया है दो देशों के बीच में, ताकि एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से किया जा सके। तो यहाँ कार्गो वेसल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हरी झंडी यहाँ पे दिखाई जा रही है और इसका ट्रायल किया गया है। ठीक है, ट्रायल किया गया है मालवाहक कार्गो वेसल जो है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। कहाँ से? माया इनलैंड पोर्ट से इसका उद्घाटन किया गया। माया कहाँ पे है? माया बेसिकली वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा और इसको हरी झंडी दिखा करके कहाँ पे भेजा गया है? तो इसको भेजा गया सुल्तानगंज कहाँ पे है? सुल्तानगंज बांग्लादेश में है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो ये बेसिकली जो जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर है उनके द्वारा यहाँ पे इसको हरी झंडी दिखाई गई है। तो बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज शांतनु ठाकुर जो है MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उनके द्वारा यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई है। दोनों पोर्ट के बीच में, दोनों बंदरगाह के बीच में डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 16 किलोमीटर, जिसमें 4.5 किलोमीटर आपको कौन से एरिया में पड़ता है? ये भारत में पड़ता है। बाकी 11.5 किलोमीटर कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में। तो एक नया पहल आप देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, आयात निर्यात को लेकर के, दो देशों के बीच में कार्गो वेसल माया पोर्ट से इसका हरी झंडी दिखाई गई है सुल्तानगंज के लिए, जो कि बांग्लादेश में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। तो एक स्टेप्स यहाँ पे लिया गया है दो देशों के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, और एक नया स्टेप्स आप देख सकते हैं माया पोर्ट को डेवलप करके। ठीक है, इंटरनेशनल पोर्ट के रूप में यहाँ पे बांग्लादेश के लिए यहाँ पे कार्गो वेसल का प्रशिक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? किसके द्वारा? शांतनु ठाकुर के द्वारा। कौन है ये MOS है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। किस डिपार्टमेंट के? तो ये बेसिकली बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग राज्य मंत्री, यानी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है, वहाँ पे ये QR कोड, वहाँ जितने भी पेड़ है वहाँ पे ये QR कोड यहाँ पे लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? ताकि सारे इन्फॉर्मेशंस कैंपस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस इसमें आपको मिल जाएंगे। इसको स्कैन कीजिए, पूरा कैंपस के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपको इस QR कोड में आपको मिल जाएंगे। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही है? तो PT रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, PT रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में पेड़ों पर लगाया गया है QR कोड। कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? तो ये यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने छात्रों के लिए हर ट्री, जितना भी कैंपस में ट्री है, ठीक है, कैंपस में जितना भी पेड़ है उन सभी पेड़ों पर QR कोड इनके द्वारा लगाया गया है। और इस QR कोड के थ्रू जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या कर पाएंगे? वो उनको लेकर के जितने भी वैज्ञानिक और तकनीकी और जितने भी अगर मैं बात करूं औषधि विशेषताएं हैं, मेडिकल फीचर्स हैं, वो सारे इस QR कोड के माध्यम से हर स्टूडेंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, उनको पता चल पाएगा, वो जान पाएंगे कॉलेज के बारे में, साइंटिफिक और मेडिकल फीचर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें डिफरेंट वेराइटीज़ है, सेपरेट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ में ये बेसिकली ये लगाए गए हैं। तो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ ने छात्रों को विभिन्न प्रकार के
पेड़ों की वैज्ञानिक और औषधीय विशेषताओं से अवगत कराने के लिए परिसर में प्रत्येक पेड़ पर QR कोड लगाए हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के डिफरेंट जो फीचर्स है पेड़ों के, सेपरेट वेराइटीज़ है, साइंटिफिक और मेडिकल फीचर्स, तो उसके बारे में वो जान पाएंगे। ठीक है, पेड़ों की जितने भी तकनीकी और औषधीय फीचर्स हैं उनके बारे में उनको जानने को मिलेगा। वो उनके एक्सेस कर पाएंगे QR कोड स्कैन करके, उनको पूरा क्लियर हो पाएगा कि क्या किससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं उस पेड़ के बारे में। जैसे ही वो स्कैन करेंगे स्टूडेंट को सारा इन्फॉर्मेशन और मेडिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, एज और अदर से रिलेटेड उनको प्राप्त हो जाएगा उस पेड़ के बारे में। तो स्कैन करके छात्र औषधीय गुणों, वैज्ञानिक जानकारी, उम्र और अन्य के बारे में जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, यहाँ पे PT रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो स्कूल ऑफ स्टडी है, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अफक कुरैशी, इनके द्वारा ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। चलिए मुझे बताइएगा बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका डिफाइन करना है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति क्या है, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये वुमेन्स को लेकर के, स्वाति जो है वुमेन्स को लेकर के एक इनिशिएट लिया गया है, पहल किया गया है साइंस के सेक्टर में। वुमेन को क्या किया गया, वुमेन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसी से रिलेटेड न्यूज है स्वाति। स्वाति याद रखिएगा, जो स्टेम हम लोगों ने पढ़ा ना, STEMM, STEMM याद आ रहा है। एक सेकंड बताइएगा मुझे, STEM पढ़ा है इसके बारे में। स्टेम कितनी बार मैंने आप लोगों को बता रखा है स्टेम। तो ये क्या है, स्वाति जो है ये साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, देखिए एक तरह से ना ये सारे जो पोर्टल्स है ये इसलिए लॉन्च किए जाते हैं ताकि एक तरह से महिलाओं को क्या किया जा सके, एक एक उस लेवल पे लाया जा सके, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप किया जा सके, उनको एक तरह से फोकस किया जा सके, एम्पावर किया जा सके स्टेम सेक्टर में। स्टेम क्या है, स्टेम बेसिकली मैंने आपको बताया था साइंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ठीक है, साइंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में एंड मैथमेटिक्स सेक्टर में। ठीक है, इन सेक्टर्स में क्या है, इस सेक्टर में महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, डेवलप करना, इम्प्रूव करना और लीड कैटेगरी में लेकर के आना ताकि वो इस डिपार्टमेंट को लीड कर सके। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हर एक सेक्टर्स में महिलाओं के द्वारा सारी चीज़ें लीड करने को लेकर के प्रयास किए जा रही है, महिलाओं को डेवलप किया जा रहा है, उस लेवल पर नॉलेज गेन करवाया जा रहा है, उस लेवल पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है ताकि महिला जो है वो एक तरीके से कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े समाज में, और जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जो असमानताएं हैं समाज में, उसको ख़त्म करके एक तरह से बराबर का अधिकार उनको देने का प्रोवाइड किया जा रहा है। सशक्तिकरण में भी हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य में भी ये चीज़ बताया गया है कि किस तरह से हमें जो लैंगिक असमानताएं हैं उसको कम करना है। उससे रिलेटेड बेसिकली वहीं से चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करके ये स्वाति पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए, ताकि उसको उनको एम्पावर किया जा सके। एम्पावर मतलब क्या होता है, सशक्त बनाया जा सके। इस क्षेत्र में, स्टेम क्षेत्र में, STEMM स्टेम क्षेत्रों में भारतीय, देखिए अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे ना, भारतीय महिलाओं और लड़कियों को क्या किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ में रखा जा सके ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और उस जो असमानताएं हैं उसको ख़त्म किया जा सके, और समान महिलाओं को लैंगिक समानता हो गया या समावेशिता हो गया या वैज्ञानिक उन्नति को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सकते। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। एक पोर्टल है, ठीक है, एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है STEMM जो है, ये क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। एक और है चिकित्सा, यहाँ पे STEMM है, यानी एक और है मेडिसिन।
ठीक है। तो इस सेक्टर्स में क्या किया जा रहा है, एक तरह से वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है, और ताकि वो एक तरह से क्या कर सके, अपने आप को उस लेवल पर डेवलप कर सके और चीज़ों को बहुत आगे लेवल पे ला सके। ठीक है, चलिए मुझे अभी बताइएगा कि क्या क्या अभी रिसेंट में क्या क्या गवर्नमेंट के तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, या कौन कौन अभी रिसेंट में क्या क्या किस किस जगह पे आपको देखने को मिला है कि महिलाएं जो है वो लीड कर रही है। बहुत सारे न्यूज़ अभी रिसेंट में आपको मैंने पढ़ाए हैं। बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है किन किन सेक्टर्स में महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है। रिपब्लिक डे ही बेस्ट एग्जाम्पल है, वहीं पे आपको बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे। मुझे थोड़ा सा देखते हैं कितने लोगों को याद है, बताइएगा। ठीक है, किसके द्वारा, कौन है, उनका नाम बताना, जो उस मतलब महिलाओं को द्वारा जो लीड किया जा रहा है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, देखते कितने न्यूज़ आप लोग को याद रहता है। 10 दिन पुराना न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ मैंने आप लोग को बताया है। देखते कितने न्यूज़ आप लोग को याद है, वो एक बार चेक करता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे एक स्कीम था, एक स्कीम है जिसमें जो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ना, उसमें 500 रुपये का वृद्धि किया गया है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की सरकार के द्वारा एक पहल की गई है। वो स्कीम का नाम क्या है, वो स्कीम का नाम है MBPY। MBPY देखिए, एक पेंशन स्कीम है MBPY, यानी मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू पेंशन योजना, इसमें क्या है, इस पेंशन योजना में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिला है। और बढ़ोतरी कितने रुपए का है, तो ये 500 रुपये का बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो उड़ीसा सरकार ने MBPY पेंशन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। यानी ये जो पहले मिलता था, ये जो पेंशन पहले मिलता था, ये बेसिकली 500 रुपये मिलता था, 700 रुपये मिलता था और 900 रुपये मिलता था। अब इसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको अब क्या मिलेगा, अब जिनको 500 रुपये मिलता था उनको अब 1000 रुपये मिलेगा, जिनको 700 रुपये मिलता था उनको 1200 मिलेगा, और जिनको 900 रुपये मिलता था उनको अब 1400 रुपये मिलेगा। ठीक है, हर महीने। ये एक तरह से राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप्स यहाँ पे लिया गया है इस पेंशन योजना के तहत। और एक तरह से इसमें जो राज्य सरकार जो है वो 3683 करोड़ रुपए यहाँ पे सालाना खर्च करेगी। तो महीने में राज्य सरकार सालाना 3683 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा करके देने को लेकर के इस योजना के तहत। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, 1 जनवरी 2008 को इसको लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झारखंड को, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, झारखंड को टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। ये सारे राज्यों को यहाँ पे टच कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल भुवनेश्वर है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी राज्य में ये बेसिकली स्थित है। यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली पूर्वी राज्य में ये राज्य स्थित है, और ये बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे जो समुंदर है वो बे ऑफ बंगाल है। कैपिटल यहाँ भुवनेश्वर देख सकते हैं। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। बर्ड जो है वो इंडियन रोलर है, राज्य स्टेट बर्ड हो गया। डिस्ट्रिक्ट टोटल 30 है। फ्लावर की बात करूँ तो अशोका फ्लावर है, और उड़ीसा हाई कोर्ट यहाँ आप देख सकते हैं। बिंदु सागर लेक यहाँ पे 11वीं सेंचुरी से लिंगराज टेम्पल भी आप देख सकते हैं, जो बहुत फेमस है। पुरी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जगन्नाथ पुरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। कटक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे इनाग्रेशन से रिलेटेड है, और ये इनाग्रेशन किस चीज़ का है, दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र। ठीक है, ये किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, श्री वेंकैया नायडू गारू और श्री जी किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर, इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे 12 फरवरी को यहाँ पे हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये
देखिए सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पे देखिए कल्चरल, यहाँ पे आपका जो कल्चरल केंद्र है उसको यहाँ पे इनाग्रेट किया गया हैदराबाद में। और ये एक तरह से क्या है, संगीत नाटक एकेडमी है। देख सकते हैं एक संगीत नाटक एकेडमी के क्षेत्रीय केंद्र आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ये कब किया गया? ये 12 फरवरी को किया गया है। इसके साथ साथ साउथ इंडियन कल्चर सेंटर का भी यहाँ पे नींव रखा गया है। ठीक है, भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम यहाँ पे उसका भी यहाँ पे आधारशिला रखा गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हैदराबाद में देख सकते हैं किस लेवल पे सारी चीज़ें हो रही है। हैदराबाद को एआईसीटी में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, देख पा रहे हैं। एआईसीटी में भी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कवर किया था कितना, 50 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में यहाँ पे सभी कंपनीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया कि आप आकर के यहाँ पे एआई सेंटर यहाँ पे डेवलप करें, यहाँ पे सेटअप करें और यहाँ पे रिसर्च को लेकर के एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाए। तो देख सकते हैं हैदराबाद को किस लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और मुझे बताइएगा, तेलंगाना जो है वो किस वर्ष आंध्र प्रदेश से अलग हुआ? ठीक है, वो मुझे बताइएगा। ठीक, किस वर्ष आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में सेपरेट हुआ, वो मुझे बताइएगा। दक्षिण भारत और किस आर्टिकल के तहत कल भी पढ़ाया था। अगर कल शाम का क्लास अगर आपने पढ़ा होगा ना तो बहुत अच्छे से आप इसके बारे में बता पाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल क्या एम्पावर करता है बता तो दिया, चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आर्टिकल 3 के तहत इसको किया गया था। ठीक है, अब मुझे बताइएगा आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या है आर्टिकल 3। चलिए तो ये बेसिकली तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था ये मुझे बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाउंड्री टच कर रहा है। महाराष्ट्र देख सकते हैं, इधर कर्नाटका देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश देख सकते हैं। यहाँ पे ये हैदराबाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हैदराबाद शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दक्षिण भारत में ये बेसिकली तेलंगाना स्टेट है। इसका कैपिटल हैदराबाद है। चार मीनार आपको 16वीं सेंचुरी से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी तमिल साई साउंड ड्रैगन यहाँ के, अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने यहाँ पे तेलंगाना के बारे में कवर किया है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से ये बेसिकली अलग किया गया था। ठीक है, तेलुगु लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे बेसिकली 33 जिला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर, उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे यूपी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है। देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए। सेमीकंडक्टर प्लान्स जो है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो यहाँ पे पहली बार देश में, यहाँ पे यूपी में ही इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को यहाँ पे लागू। सेमीकंडक्टर क्या होता है चलिए मुझे बताइएगा। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर मतलब, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो सके। इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किधर से करता है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे एक सर्किट है, इसको ध्यान से आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा। जैसे एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, यहाँ हुआ, फिर ये रेसिस्टेंस हुआ, ये बल्ब यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने की लगा दिया। अभी ये बेसिकली क्या है, अभी ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है? क्योंकि अभी मैंने स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब अभी कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। स्विच ऑफ मतलब ओपन सर्किट, इसमें ध्यान रखिएगा स्विच ऑफ है। अभी हमने क्या किया हुआ है, स्विच ऑफ किया हुआ है। इसका मतलब ये क्या, कौन सा सर्किट है? ये ओपन सर्किट है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये की होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको समझिएगा। ये जो है ये इसको कहते हैं ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है यानी अभी अब इसके बीच में अगर मैं एक डॉट दे दूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने। स्विच ऑन मतलब सर्किट अभी क्लोज हो गया है, लेकिन अभी सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन मतलब अभी इसमें कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है क्योंकि स्विच ऑफ कर रखा है।
ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर इसके बीच में डॉट दे दो, इसके मतलब ये क्या हो गया, ये स्विच ऑन कर दिया है मैंने। और स्विच ऑन का मतलब क्या हो गया, स्विच ऑन का मतलब हो गया क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट यानी सर्किट अब जो था ओपन, वो अब क्लोज हो गया। अब जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ध्यान से रखिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये छोटा वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो आपका इधर से, इस डायरेक्शन से, ये आपका ऐसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ करंट का, मैं बात करूँ तो करंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जो करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन वो तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, ताकि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही करंट आपका उसी उसी लेवल का, उसी अमाउंट का यहाँ पे करंट आपका फ्लो होगा, और फिर ये बल्ब जो है फिर चलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है कोई भी सर्किट का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर जिसमें कोई भी करंट पास नहीं हो सकता। जैसे धातु हो गया, धातु में कोई भी करंट जो है वो आसानी से पास हो सकता है। लेकिन अगर मैं लकड़ी की बात करूं, गिलास की बात करूं, तो उसमें करंट नहीं पास हो सकता, ये बैड कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब क्या हो गया, जिसमें जिसमें आपका जो करंट है वो आपका क्या होगा, वो आपका उस लेवल पे पास नहीं करेगा जिस लेवल पे कंडक्टर में पास होता है। ठीक है, उससे कम मात्रा में पास होता है। डोपिंग किया जाता है, बेसिकली डोप किया जाता है। डोपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, डोपिंग बताइएगा मुझे, ये भी मुझे बताइएगा, व्हाट इज डोपिंग। 7वां नंबर क्वेश्चन, डोपिंग क्या है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो एक तरह से हाईलाइट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कानपुर और झांसी के बीच बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन से सरकार राज्य की पहल को यहाँ पे उजागर किया गया। बुंदेलखंड जो रीजन है झांसी और कानपुर के बीच में है, उस जगह पे ये इनिशिएटिव को यहाँ पे लिया गया है एक तरह से, ताकि यहाँ पे एक तरह से बीडा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया जा सके। इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि एक तरह से यहाँ पे क्या किया जा सके, एक तरह से सेमीकंडक्टर नीति को यहाँ पे बनाई जा सके, और एक गहरी रुचि और कई प्रस्ताव यहाँ पे लाया जा सके। एक तरह से सेमीकंडक्टर फोकस्ड शहर बनाने की बात कही जा रही है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को यहाँ पे इनेक्ट करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफडीआई का यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो ये 22 सालों में यानी 1996 से 2017 तक सिर्फ 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था इस सेक्टर में। लेकिन अगर मैं 2017 से 23 तक की बात करूँ तो 2300 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये यहाँ पे बता रहा है कि किस लेवल पे इस चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर के कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसीलिए पूरे देश में ये पहली बार ये पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। जिस तरह से एआई को एआई सिटी बनाया जा रहा है ना हैदराबाद में, 50 एकड़ से 100 एकड़ के बीच में, उसी तरह से यहाँ पे सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक तरह से। किस चीज़ को लेकर के, यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से एक ऑथोरिटी, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे निर्माण करने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से। देख सकते हैं कितना बड़े लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बुंदेलखंड का रीजन की अगर मैं बात करूँ तो वो झांसी और कानपुर के बीच में, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झांसी है और ये कानपुर है। ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा बुंदेलखंड कहलाता है। ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, औरल हो गया, हमीरपुर हो गया, तो ये सारे एरिया बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये बुंदेलखंड रीजन कहलाते हैं। और यहीं पे बेसिकली इसको डेवलप करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। यूपी सरकार, यूपी जो स्टेट है देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, राजस्थान के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ दिल्ली आप देख सकते हैं दिल्ली के साथ शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सभी राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर कर रहा है। उत्तरी भारत में यहाँ पे ये बेसिकली राज्य आप देख सकते हैं 241 मिलियन यहाँ पे लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा
पॉपुलेटेड स्टेट कहलाता है ये। और एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ का कैपिटल जो है वो लखनऊ है। लखनऊ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लखनऊ, अयोध्या जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है ना, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है। जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, देख सकते हैं। इसको पहले यूनाइटेड संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था 1937 से 50 में। यहाँ पे राज्य पक्षी की बात करें तो क्रेन है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 75 है, ध्यान रखते चलिएगा। लोकसभा में कितनी सीट है यूपी की, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में आपके राज्य में टोटल कितना सीट है वो मुझे बताइएगा। आपके राज्य से कितना सीट है वो मुझे बताइएगा। यूपी का मुझे बताइएगा और आपके राज्य से बताइएगा कितना सीट है वो मुझे बताइएगा। अपने राज्य का नाम और उसके बराबर में, जैसे अगर मान लीजिए महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लिख करके जितना सीट है वो लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सभी लोगों को कह रहा हूँ ताकि इस चीज़ को समझिए। लोकसभा में कितना सीट है आपके राज्य का वो मुझे बताइएगा, यूपी में कितना सीट है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ भी आप देख सकते हैं श्रीलंका और मॉरिशियस में एक नया स्टेप यहाँ पे लिया जा रहा है यूपीआई लॉन्च को लेकर के। यूपीआई लॉन्च, यूपीआई इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए तो देखते हैं कितना लोग, सभी लोग यूपीआई करते रहते हैं ना। तो यूपीआई और रुपए सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है श्रीलंका और मॉरिशियस में, ठीक है। कहाँ पे? श्रीलंका और मॉरिशियस में। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और यहाँ के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति विक्रम सिंघे हैं और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर जगन्नाथ यहाँ देखने को मिलेगा। वर्चुअली इसको लॉन्च किए हैं 12 फरवरी को। ये यूपीआई सर्विसेज को, डिजिटल सर्विस को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए भारतीय और श्रीलंका मॉरिशस यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं और मॉरिशस के लिए रुपए कार्ड, देखिए ध्यान रख सकते हैं। ये यहाँ पे जो यूपीआई सर्विसेज है वो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रैवलर्स, और रुपए कार्ड जो सर्विसेज है, रुपए कार्ड ये मॉरिशस के लिए यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ये स्टेप्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। तो रुपए कार्ड सर्विस मॉरिशस के लिए इसको किया गया डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इंडिया आप देख सकते हैं किस तरह से फिनटेक इनोवेशन में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, डिजिटल सेक्टर में किस तरह से दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और एक तरह से अपनी चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है दूसरे देशों तक, ताकि हमारा जो पार्टनर कंट्री है उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके, उसको भी इसका एक तरह से इस डिजिटल कनेक्टिविटी से फ़ायदा हो सके और एक तरह से हम लोग सपोर्ट कर सके, साझा कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरे देशों में इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है दूसरे देशों में ताकि बाकी लोग भी इसका उपयोग कर सके और कहीं ना कहीं हमारे को लेकर के ही फ़ायदा है इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लीडरशिप फिनटेक कैटेगरी में प्राप्त करने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। 2 कंट्री है, श्रीलंका और मॉरिशस। मालदीव्स मत समझ लीजिएगा, ऐसे ही आप आज के डेट में मालदीव्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए मालदीव्स में क्या हुआ था देखते कितने लोग बता पाते हैं। मालदीव इतना हाईलाइटेड क्यों है और भारत के तरफ से ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है कि कोई अब मालदीव्स ना जाए, ठीक है। मालदीव्स का जो प्लान बन रहा है सबका, वो कैंसिल क्यों हो रहा है वो मुझे बताइएगा। क्या ऐसा चीज़ हुआ था अभी रिसेंट में 1 महीना पहले इस सब ने जो इनका मालदीव्स का टिकट था वो सब ने कैंसिल करके कोई लक्षद्वीप, कोई अंडमान, ये सब विजिट कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया यहाँ पे टोटल 8 पदक यहाँ पे लेकर के आया है। टूर्नामेंट का नाम है स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट। ये 75वां टूर्नामेंट था। यहाँ पे इंडिया के द्वारा 8 पदक यहाँ पे जीता गया है। यहाँ पे अमित पंघाल और सचिन कुमार के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया 51 kg और 51 एंड 57 किलोग्राम स्वर्ण पद कैटेगरी में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता गया है रजत के द्वारा। निखत जरीन, अरुंधति चौधरी, वरुण सिंह, सगुल सेम एंड रजत ने अपने अपने भार वर्ग में रजत पदक जीता है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज मेडल की, तो ब्रॉन्ज मेडल किसके द्वारा जीता गया? कांस्य पदक जीता गया है नवीन कुमार
आकाश इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया। तो टोटल जो है, टोटल यहाँ पे 8 यहाँ पे मेडल जो है वो जीत करके लाए गए हैं भारत में। भारत के नाम हुआ है 75 स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट। ये टोटल 8 मेडल यहाँ पे जीते गए हैं। मुझे बताइएगा ये टूर्नामेंट जो है, ये स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट, ये कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये कौन इसको होस्ट कर रहा है, वो मुझे बताइएगा। देखते हैं कितने लोग को पता है। तो ये 75 स्टैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 8 पदक जीते गए हैं, 2 गोल्ड मेडल आया है। ये ध्यान रखिएगा, सचिन कुमार और अमित पंघाल के द्वारा 51 केजी एंड 57 केजी कैटेगरी में, ये ध्यान रख सकता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिवस जो है वो 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये टेररिज्म सेक्टर्स को लेकर के, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म से रोकने को लेकर के, ठीक है, रोकथाम के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 फरवरी को हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया। अभी आपने देखा किस तरह से शिकागो में वायलेंस देखने को मिला है, ठीक है, कनाडा में वायलेंस देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए इजराइल गाज़ा का आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में वो है। तो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 12 फरवरी को यहाँ पे ये दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करने को लेकर के बताया गया है कि हम किस तरह से हम हिंसक उग्रवाद को रोक सके। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया कि आतंकवाद के लिए अनुकूल हो, ताकि एक अवेयरनेस और जो हिंसक उग्रवाद से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाया जा सके, और आतंकवाद के लिए अनुकूल, जब भी आतंकवाद के लिए अनुकूल हो। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है कि किस तरह से हम इसको रोकें, हिंसक चीज़ों जो हो रही है, जो धमकियाँ हो रही है, जो थ्रेट्स हो रहे हैं, उसमें किस तरह से पाबंदी लगाया जा सके, उसको किस तरह से उजागर किया जा सके, उसको लेकर के बेसिकली ये दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको यहाँ पर डेडिकेट किया गया, डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो है उसके ऑफिस के द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था 2004 में न्यूयॉर्क में, यूएसए में। संयुक्त आतंकवाद निरोध कार्यालय की स्थापना 2004 में न्यूयॉर्क कार्यालय अमेरिका में की गई थी। उसके उसी से ही ये आपका दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला न्यूज़, डार्विन्स, इनको जानते होंगे, बायो में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बायो में कौन सा चैप्टर था? ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। याद आ रहा है? याद आ रहा है कितने लोगों को? ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, पी को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, मटर को लेकर के। क्रॉस कनेक्शंस, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? डार्विन्स, चलिए आपको अब याद आ जाएगा, थोड़ा सा बताता हूँ मैं इनके बारे में। 12 फरवरी को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में यहाँ पे डार्विन दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक तरह से फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली विकासवादी जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के चार्ल्स डार्विन को। अब तो याद आ रहा होगा, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इनको कहा जाता है। ये क्यों दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? एक तो इनका बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, डार्विन जी का। तो ये बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इन्होंने जो बॉटनी सेक्टर है, बॉटनी यानी प्लांट सेक्टर जो है, उसमें बहुत बड़ा रोल्स इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस यहाँ देख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस को इतिहास की सबसे प्रभावशाली एकेडमिक पुस्तक यहाँ पे चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डार्विन के द्वारा ये अपने वर्क को इन्होंने पब्लिश किया था नेचुरल सेलेक्शन में। याद रखिएगा, यहाँ पे प्राकृतिक चयन द्वारा विकास पर अपने काम को एक पुस्तक के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया है। ठीक है, पुस्तक के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया है। तो उसी चीज़ को लेकर एक यह दिन विकासवादी और पादप विज्ञान में डार्विन के योगदान पर प्रकाश डालता है। तो ये देख सकते हैं, एक हाईलाइट करता है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है प्लांट साइंस को लेकर के, वो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को, इनके जयंती को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 फरवरी जो है वो डेडिकेट किया गया। ठीक है, याद आ रहा है? क्रॉस, पी का क्रॉस कनेक्शंस होते थे। ठीक है, बायो में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 9th 10th में, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है।
ये न्यूज़ है रिलेटेड आपका पीवीटीजी पढ़ाया, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कल भी हम लोगों ने इवनिंग वाले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। शेड्यूल 6 याद है, शेड्यूल 6 आर्टिकल सॉरी शेड्यूल 5-6। देखिए ट्राइबल जो कैटेगरी होती है उसको अंडर 5-6 डिफाइन किया गया है शेड्यूल। हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि उनकी कल्चर जो है, उनकी जो कम्युनिटीज़ है उनको प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, संरक्षित किया जा सके, ताकि एक तरह से क्या किया जा सके, उनको उनको उन उनको किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो सके। और ये पूरा का पूरा किसी भी तरह से वहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी चीज़ें ना इम्प्लीमेंट की जा सके, उनको प्रोटेक्ट यहाँ पे अंडर शेड्यूल 5 और 6 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा पूरा कंट्रोल जो होता है वो राष्ट्रपति वह इस एरिया पे करते हैं। ठीक है, तो उसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिल जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एसटी को लेकर के, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट को लेकर के जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एससी और एसटी को लेकर के उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। इसको पारित किया गया संसद में संविधान एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 यहाँ पे पारित किया गया। ठीक है, एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल को यहाँ पे पारित किया गया। कल हम लोगों ने लद्दाख के बारे में पढ़ा था, याद है? लद्दाख डिमांड कर रहा है सेपरेट स्टेट का, यानी स्टेट कैटेगरी में कन्वर्ट करने को लेकर के उसके द्वारा डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है वो यहाँ पे बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 50 में से 7 जो है वो पीवीटीजी कैटेगरी में, पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा इवनिंग वाली क्लास में। तो 7 पीवीटीजी सहित 50 से अधिक समुदाय आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई ध्वन्यात्मक विविधताएं और पर्यायवाची शब्द और कुछ नए समुदायों को जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की एसटी की सूची में शामिल करने की तैयारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और कम्युनिटीज़ जो है जिसको बेसिकली एसटी के कैटेगरी में यहाँ पे शामिल करने की बात कही जा रही है। इस संशोधन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में यहाँ पे जो जो कम्युनिटीज़ है वो कौन कौन से कम्युनिटीज़ है बेसिकली, तो ये बेसिकली पहाड़ी इतने ग्रुप हो गए, जातीय समूह हो गए, फिर पदारी जनजाति होगी, कोली हो गया, गड्ढा ब्राह्मण समुदाय को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की एसटी की सूची में शामिल किया गया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ है। यहाँ पे ये संसद के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया है, जिसमें बहुत 50 से अधिक जो समुदाय है उसको एसटी कैटेगरी में यहाँ पे लिस्ट करने को लेकर के ये बेसिकली विधेयक है, अमेंडमेंट है, संशोधन है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ताकि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बेसिकली इन ये वह ग्रुप होते हैं जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ये अपने से ही संबंधित होते हैं, ये किसी दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ये अपने कल्चर पे ही फोकस करते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूं, सैंथल आइलैंड के बारे में नाम सुना? सैंथल आइलैंड कहाँ पे है ये? सैंथल आइलैंड ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है भारत सरकार की तरफ से, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, जो जाता है वो वापस नहीं आता। समझ सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ के लोग अपने आप को काफ़ी अलग रख करके रखे हुए हैं, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में ही रहते हैं और वहाँ की भाषाएं भी किसी को भी नहीं पता वो किस भाषा में बात करते हैं। ये भारत में ही एक जगह है। ठीक है, और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये उस लेवल पे ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के लोग के द्वारा बहुत ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बेसिकली किसी से बाहर वाले को अगर देखते भी है तो डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। ये बहुत ही नेचुरल वे में रहते हैं, बहुत ही प्राकृतिक तरह में, जैसे पहले के टाइम पे 1000-1500 वर्ष पहले जैसे लोग रहते थे उसके पहले वैसे ये लोग आज भी जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे ये लोग वस्त्र वगैरह भी बहुत कम पहनते हैं और ये बेसिकली जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं उसी से ही अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आइलैंड बताइएगा मुझे। सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, सेंटिनल आइलैंड कहाँ पे है?
ये मुझे बताइएगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है कहाँ पे है? ये काफ़ी फेमस है और ये भारत सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड प्लेस माना जाता है, कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, और जो इलीगली गया भी है वो वापस नहीं आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। अवार्ड दिया गया यहाँ पे जो सोमनाथ जानते ही हैं इनको। इनको KPP नामबियर अवार्ड से नवाजा गया है। ये इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, यहाँ पे एस सोमनाथ को यहाँ पे KPP नामबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली IEE के संस्थापक थे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग केरल अनुभाग ने 2024 के KPP से इनको सम्मानित किया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को। सोमनाथ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसरो के ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में। ल्यूनर मून का जो चंद्रयान मिशन जो है उसमें चंद्रयान 3 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। उसी को लेकर के यहाँ पे इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सालाना यहाँ पे दिया जाता है ताकि आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ऑनर किया जा सके इंडिविजुअल को। केरल के ग्रुप में एक तरह से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा IEE विजन में, ताकि टेक्नोलॉजी को एक तरह से एडवांस लेवल पे ले जाया जा सके। और यहाँ पे जो व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना यहाँ पे की गई है। यहाँ पे मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के IEE दृष्टिकोण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए केरल में व्यक्तियों या समूह को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये इसी को KPP नामबियर अवार्ड से नवाजा गया है इसरो के चेयरमैन को एस सोमनाथ जी को। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। बारीकी से हर एक न्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डेली बेसिस पे आप भी करंट अफेयर कवर कर सके। और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए बहुत से लोग को ना नोटिफिकेशंस नहीं मिलता है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है क्लासेस, तो उसके लिए क्या है ना, नोटिफिकेशन पे जा करके यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि आपको टाइमली जब भी कोई क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से कि क्लासेस लाइव हो गई है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मुझे मेल भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं शाम वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।